Thanks for joining again my channel Coding with Rakhi. If you are new on this channel, please do subscribe and share. Without any further delay, we start watching today's topic. Hello all. तो आज का टॉपिक हमारा है रिग्रेशन विद डेटा एनालिसिस टूल पैक। आई थिंक जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे उनको रिग्रेशन के बारे में पता होगा। फिर भी मैं थोड़ा सा आइडिया देती हूँ रिग्रेशन होता क्या है। लेट्स सी क्या होता है रिग्रेशन। तो हमारे को ये बेसिकली डेटा एनालिटिक्स आप कह सकते हो, स्टैटिस्टिक का टॉपिक होता है। उस स्टैटिस्टिक के टॉपिक में हमें क्या करना होता है, रिलेशनशिप निकालनी है। जैसे एक एग्जांपल मैं लेने वाली हूँ, इसके अंदर हमारे पास है क्वांटिटी सोल्ड, प्राइस ऑफ दैट क्वांटिटी एंड एडवर्टाइजिंग। हमें क्या देखना है इन दिस एग्जांपल, वी विल सी ए लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस इन एक्सेल। रिग्रेशन एनालिसिस के लिए एक इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू a प्लस bx। तो जो a होता है ये तो कांस्टेंट होता है, ये सबको पता होना चाहिए वैसे जो भी लोगों को रिग्रेशन के बारे में बताता है। b इज ए कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x एंड x इज द वेरिएबल, x इज द वेरिएबल। तो अगर हम इस इक्वेशन को इंटरप्रेट करते हैं तो हमें ये देखना है, ये तो कांस्टेंट हो गया, ये कोफिशिएंट हो गया। कोफिशिएंट मतलब x की कितनी वैल्यू के लिए ये आपका y डिपेंडेंट करता है, मतलब ये आपका जो होगा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहलाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू पे हमारा y कितना डिपेंड करता है, कितना डिपेंड करता है या नहीं करता है, ये हमारा कोरिलेशन से पता चलता है। कोरिलेशन एक दूसरा स्टैटिस्टिक का टॉपिक होता है कि अगर हम ये कहें कि y इज डिपेंडेंट ऑन x और नॉट, मींस प्रोपोर्शनल है कि नहीं। इट कैन बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्टली, और हाउ मच प्रोपोर्शनल। तो हमारा जो y है वो x पे डिपेंड करता है या नहीं, ये देखने के लिए हमें कोरिलेशन यूज करना होता है। बट y जो है वो x पे कितना डिपेंडेंट है, मींस क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी वैल्यू, कितनी वैल्यू के लिए डिपेंडेंट है, वो हम रिग्रेशन में कैलकुलेट करते हैं और ये हमारा लीनियर रिग्रेशन कहलाता है। वैसे अगर हम इक्वेशन देखेंगे y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, तो इसके अंदर एक ही वेरिएबल होता है बी एक्स, तो x इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बट कभी कभी क्या, ऑलमोस्ट सारे के सारे जो हमारे केसेस होते हैं इसके अंदर मोर देन वन independent variable is also possible। जैसे कि हमारी केस में है, तो इसकी इक्वेशन थोड़ी बदल जाएगी, मैं बताती हूँ कैसे। Which data we are working on to the data quantity, sold, price and advertising. The big question is that there is relationship between the quantity sold and price and advertising. तो इनपुट हमारा क्या है, एडवर्टाइजिंग का क्वांटिटी सोल्ड के ऊपर कोई फर्क है कि नहीं। In other words, can we predict the quantity sold if we know the price of price and advertising? क्या हम क्वांटिटी सोल्ड निकाल सकते हैं अगर हमारे को प्राइस और एडवर्टाइजिंग पता होगा। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो ऐसे बनेगी, y इक्वल्स टू a प्लस b1x1 प्लस b2x2। मतलब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं हमारे पास, कौन सा, प्राइस और एडवर्टाइजिंग। ठीक है, ये हमारे इनपुट वेरिएबल्स कह दो आप, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कह दो, और हमारा आउटपुट जो वेरिएबल है या डिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा वो होगा क्वांटिटी सोल्ड। तो हमारे को ये निकालना है, ये रिग्रेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। तो अभी हमें रिग्रेशन करना है एक्सेल के थ्रू। एक्सेल जो है एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल एनालिसिस का टूल प्रोवाइड करता है, मतलब स्प्रेडशीट है, मैक्सिमम इंडस्ट्री इसको यूज करती है। तो हम देखते हैं रिग्रेशन हमें कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ एनालिसिस टूल पैक फॉर रिग्रेशन। तो एक्सेल जो हमें प्रोवाइड करता है वो एनालिसिस टूल पैक प्रोवाइड करता है।
कहाँ पे मिलता है हमें वो हम देख लेते हैं सारा। हम पहले थ्योरेटिकली करेंगे, फिर हम प्रैक्टिकली करेंगे। तो जो हमारे पास टैब्स होते हैं, मेन्यू टैब्स होते हैं, ये सबको पता है मेन्यू टैब्स होते हैं। उन मेन्यू टैब के अंदर हमारे पास एक डेटा टैब भी होता है। उस डेटा टैब को जब आप क्लिक करते हो तो हमारे को साइड में ये ऑप्शन मिलता है। सम टाइम आपको ये ऑप्शन नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि ये अगर आपने एडिन्स के अंदर एक्टिवेट नहीं किया होगा तो ये आपको नजर नहीं आएगा। बट यूजुअली ये होता है। अगर नहीं आता है तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी कैसे आपको इसको एक्टिव करना है। ठीक है। अगर आपके पास कैन नॉट फाइंड द डेटा एनालिसिस बटन, अगर यस तो हमारे को लोड करना होगा। इसके अंदर मैं एक हाइपरलिंक डाल दूंगी आपके लिए इस वीडियो में कि कैसे हम एनालिसिस टूल पैक को एडिन्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। बट फिलहाल हम ये करते हैं कि क्या हमारे को कैसे करना है यूज। ऑन द डेटा टैब हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि डेटा एनालिसिस टैब हमारे पास है, तो हमने इसको क्लिक कर दिया। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे को कुछ मिलेगा, एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। क्या कुछ मिलेगा? एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। तो ये डायलॉग बॉक्स दिख रहा है हमें। हमने कहा डायलॉग बॉक्स के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, एनालिसिस टूल्स आ गए। कौन कौन से एनालिसिस टूल्स? हिस्टोग्राम है, मूविंग एवरेज, रैंडम नंबर जनरेशन, रैंक, रिग्रेशन। हमारा काम किससे है? रिग्रेशन से। तो हम इस पे रिग्रेशन को सिलेक्ट करके ओके करते हैं। जैसे हम ओके क्लिक करेंगे तो हमारे को ये कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे। सेलेक्ट द वाई रेंज A1 to A18 A8, दिस इज अ प्रिडिक्टर वेरिएबल ऑल्सो कॉल्ड एज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो A1 से लेके A8 और वाई के अंदर हमें रेंज करना है। वाई में देखो मैंने आपको अभी बताया इस वाले इस पे शीट के ऊपर ए हमारा है। तो A1 से लेके A8 तक हमारा इनपुट जो भी आउटपुट रहेगा वाई वैल्यू रहेगी, और ये दोनों हमारे एक्स वैल्यूज। तो हमें इनको सेलेक्ट करना है। प्रैक्टिकली भी मैं दिखाऊंगी, डोंट वरी। तो अभी देखते हैं। और एक्स रेंज के लिए हमने B1 से लेके C8 तक सेलेक्ट कर दिया, क्योंकि हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जो कि बी कॉलम और सी कॉलम में है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये इसके लिए कंडीशन अप्लाई होती है। अगर आपके पास दो कॉलम्स हैं, दो मतलब अगर आपके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, दिस कॉलम मस्ट बी एडजेसेंट टू ईच अदर सो दैट हम कलेक्टिवली इसको सेलेक्ट कर सकें। क्योंकि हमारे पास जो टूल है उस टूल के अंदर एक्स की रेंज अलग अलग। लेट्स सपोज कि आप ये कहते हो कि हमने एक ये शीट बनाई है, ये तो हमारा वाई कॉलम है, हमारा एक्स कॉलम यहाँ पे है, फिर आपने कुछ और डाला हुआ है, कुछ और इनपुट है, और X2 हमारा यहाँ पे है। तो हमें अगर सेलेक्ट करना होगा तो इस पूरे को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये वाला कॉलम अननेसेसरी इसके अंदर इंक्लूड होगा जो कि हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए जो दोनों कॉलम्स हैं, जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आप लेके चल रहे हो, उनको हमारे एडजेसेंट कॉलम के अंदर होना चाहिए। ये कंडीशन अप्लाइड है। फिर चेक द लेबल्स, देन क्लिक ऑन टू द आउटपुट रेंज बॉक्स एंड सेलेक्ट द A11 एंड चेक द रेजिड्यूअल। यहाँ पे हमारे को एक डायलॉग बॉक्स मिलता है जो मैं दिखा रही हूँ आपको। तो अभी हम ये डिस्कस करते हैं पहले कि क्या क्या हम इसमें डालते हैं। तो क्या क्या डालने के लिए हमें क्या देखना है? इनपुट रेंज हमने देख ली। जो हमारी शीट है वो शीट कुछ ऐसे बनी हुई है। 3 कॉलम्स हम यूज कर रहे हैं, A1 A B and C। यहां से क्वांटिटी सोल्ड है, ये प्राइस है, और ये एडवर्टाइजिंग है। A1 से लेके और A8 तक हमारा वैल्यू है। ऐसे B1 से लेके B8 तक हमारी वैल्यू है। तो इनपुट रेंज वाई की रेंज क्या हो गई? ये आ गई। सेलेक्ट भी कर सकते हो, टाइप भी कर सकते हो आप यहाँ पे डायरेक्ट, और या फिर आप जैसे इसको क्लिक करोगे तो आपको सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, आप सेलेक्ट कर सकते हो। ऐसे ही हमने एक्स की ले ली। अब हमें चेक बॉक्सेस क्या करना था? नेक्स्ट स्टेप हमारा जो बता रहा था कि लेबल्स को चेक कर दो। उसके बाद हमारे को क्या करना था? आउटपुट रेंज दे दो, कहाँ पे हमको आउटपुट चाहिए। देन हमने रेजिडुअल को भी ऑप्शन क्लिक करा था। ये आप लोगों को अगर रिग्रेशन थ्योरेटिकली आपने पढ़ा है तो उसके अंदर बहुत क्लैरिटी से पता होगा रेजिडुअल का क्या मीनिंग है। मैं यहाँ पे आपको एक्सेल के थ्रू रेजिडुअल एंड रिग्रेशन करना सिखा रही हूँ। ठीक है, ये सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये सारे स्टेप्स 3 4 5 6 जो थे वो हमने प्रैक्टिकली परफॉर्म कर दिए। रिजल्ट मेरा क्या आ गया? ये मेरे को ऐसे रिजल्ट देगा। अब इस रिजल्ट को हमें इंटरप्रेट करना पड़ेगा। कैसे इंटरप्रेट करते हैं? आपको पता है कि आर मल्टीपल आर दिखा रहा है, आर स्क्वायर वैल्यू है, एडजेसेंट आर स्क्वायर है, स्टैंडर्ड एरर है, एंड ऑब्जर्वेशन बता रहा है कितने हैं। 7 ऑब्जर्वेशन है नंबर।
क्योंकि A1 से लेके A8 तक था, पहला जो कॉलम था वो, पहला जो सेल था वो हेडिंग है। अब हम इसको इंटरप्रेट करके देख लेते हैं कैसे, क्या क्या इंटरप्रेट है। ये हमारा आउटपुट आ गया, ये रिग्रेशन का आउटपुट होता है। ये सारा आउटपुट जो होता है आपको अपने रिसर्च पेपर में, या आप कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, थीसिस लिख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, या कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसके अंदर इसको एक्सप्लेन करना होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आर स्क्वायर क्या है। आर स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई। आर स्क्वायर की वैल्यू है 0.962। इसका मतलब ये है गुड फिट है, यानी कि 96.2% आपका जो है ये एक्सप्लेन कर रहा है कि क्वांटिटी सोल्ड इज एक्सप्लेन बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्राइस एंड एडवर्टाइजिंग। यस, द क्लोजर टू वन एंड द बेटर द रिग्रेशन लाइन। तो हम ये कहेंगे कि ये जो मॉडल हमने रिग्रेशन मॉडल बनाया या रिग्रेशन मॉडल लिया है, ये 96 जो हमारा डेटा है उसके अकॉर्डिंग 96% इसको एक्सप्लेन कर रहा है क्वांटिटी सोल्ड को ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एंड एडवर्टाइजिंग। ये आर स्क्वेयर है। सिग्निफिकेंस एफ एंड पी वैल्यू, तो हमने एफ वैल्यू और पी वैल्यू देखी। आई थिंक एफ वैल्यू पी वैल्यू हमने दिखी नहीं अभी, हमारे को देखते हैं हम। तो देखो, आउटपुट का एक पोर्शन तो हमने अभी देखा जिसके अंदर हमें आर स्क्वायर वैल्यू पता चली। ये हमारा आउटपुट का एक पोर्शन है जिसके अंदर हम रिग्रेशन स्टैटिस्टिक फाइंड करते हैं। उसके बाद हमारे को एक और आउटपुट मिलता है, वो ये है एनोवा। और ये सारे वैल्यूज हमें मिलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एफ वैल्यू है, सिग्निफिकेंस एफ है, कोफिशिएंट्स आपको मिलते हैं, इंटरसेप्ट का मिलेगा, प्राइस का और एडवर्टाइजिंग का मिलेगा, स्टैंडर्ड एरर्स मिलती हैं, टी स्टैटिस्टिक्स है, पी वैल्यूज हैं। ये सारी चीजें हमें मेंशन करनी पड़ती हैं अगर आप कोई रिसर्च लिख रहे होते हो। तो अब देखते हैं एक एक चीज क्या क्या हमारी इंपॉर्टेंट है। एफ वैल्यू है यहाँ पे, एफ। तो सिग्निफिकेंस ऑफ एफ देखते हैं, एफ वैल्यू और पी वैल्यू। तो आई थिंक एफ वैल्यू यहाँ पे है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट चीज है। और एक पी वैल्यूज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी रिसर्च के अंदर इसको एक्सप्लेन करना। तो देखते हैं कैसे एक्सप्लेन करते हैं। ओके, अब हमारे को रिलायबिलिटी चेक करनी है। रिलायबिलिटी मतलब स्टैटिस्टिक्स में आपका जो मॉडल है वो रिलायबल होना बहुत जरूरी है। कैसे चेक करेंगे? इफ योर रिजल्ट आर रिलायबल, statistically significant. Look the significance. F equals to 0.0.11. ये significance of F है. If this value is less than 0.5, you are okay. If significance F is greater than 0.05, it is probably better to stop using this set of independent variable and delete the value of with a high p-value greater than 0.05 and rerun the regression until the significance F drop below 0.05। तो क्या मतलब हुआ इसका, क्या समझ पाएंगे हम इससे, देखते हैं। टेबल देखते हैं फिर से। सिग्निफिकेंस ऑफ एफ बोला गया है। सिग्निफिकेंस ऑफ एफ हमारे को यहाँ पे नजर आ रहा है, दैट इज 0.001। एंड पी वैल्यू देख रहे हो, ऑल पी वैल्यूज आर लेस देन 0.05। अगर ये है तो हमारा एक्सेप्टेबल है मॉडल, रिलायबल मॉडल है। इट मींस यहाँ पे ये शो करता है, जैसे कि आर वैल्यू ने, आर स्क्वायर ने भी बता दिया कि यस, हम क्वांटिटी सोल्ड को एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एंड एडवर्टाइजिंग। अगर हमें प्राइस और एडवर्टाइजिंग की वैल्यू पता होगी तो हम क्वांटिटी सोल्ड निकाल सकते हैं। हमारे हमारा वाला जो एग्जांपल था उसके अंदर हमारी पी वैल्यू क्या आ रही थी, 0.05, 0.001, 0.001, 0.005 एक्सेट्रा, जो कि 0.05 से तो बहुत ही लेस है। नाउ कोफिशिएंट्स देखते हैं हम, क्या है कोफिशिएंट।
कोफिशिएंट्स भी हमारी उस टेबल से ही मिलते हैं। ये कोफिशिएंट्स हैं, देखें, ये कोफिशिएंट्स है हमारे। -835.722 और 0.592। देखते हैं क्या फर्क होता है। 835 समझ लो और एक 0.59। तो क्वांटिटी सोल्ड हमारा दिखा, the regression line y equals to quantity sold equals to 8536.3424 minus 835.722 into price plus 0.592 into advertising। ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब हम इसको एक्सप्लेन कैसे करें। क्वांटिटी सोल्ड देखा 8536.2414, ये देखते हैं कहां से आया। देखते हैं, इस टेबल में सब कुछ दिया हुआ है। इंटरसेप्ट देखा, देखो ये y इक्वल्स टू हमने कहा था a प्लस b1 x1 प्लस b2 x2। तो ये आपका इंटरसेप्ट है, यानी कि इस कांस्टेंट की वैल्यू 8536.24 माइनस लगाएंगे b1, इसका कोफिशिएंट ये आया प्राइस का 835.722 x1 प्लस b2 क्या आया हमारा, ये एडवर्टाइजिंग 0.592 इंटू x2। ये x2 हो गया मेरा, और ये पूरी इक्वेशन बन गई। ये हमारे को क्या शो करता है, x1 क्या है मेरा प्राइस। अगर प्राइस रिड्यूस होगा तो मींस नेगेटिव वैल्यू दिखा रहा है ये, तो क्वांटिटी ऑन सोल्ड इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि नेगेटिव है। और अगर एडवर्टाइजिंग होगी तो हमारी मींस आप ये देख सकते हो कि जो प्राइस है, जो हमारा क्वांटिटी सोल्ड है ना, हमारा क्वांटिटी सोल्ड है वाई, ये आपका नेगेटिवली नेगेटिवली डिपेंडेंट है ऑन प्राइस। मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी रिड्यूस होएगी, बट इट इज बीन पॉजिटिवली डिपेंडेंट ऑन एडवर्टाइजिंग बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। तो ये हमारा वो रहेगा इसका एक्सप्लेनेशन। In another word, for each unit increase in price, quantity sold decrease by with 835.722 units. For each unit increase in advertising, quantity sold increases with 0.592 unit. So this is the information which we have to specify, explain in our research. You can also use these coefficient to do the forecast. For example, if price equals to $4 and price advertising equals to $3,000, you might be able to achieve the quantity sold। तो आपके पास जो इक्वेशन मैंने आपको बना के दी है उसके अंदर आप इस वैल्यूज को डालोगे और उसके बाद आप इसमें क्वांटिटी ऑफ सोल्ड फोरकास्ट कर सकते हो। तो रिग्रेशन जो होता है वो बेसिकली फोरकास्ट के लिए यूज किया जाता है। रेजिडुअल्स भी बचे हुए हैं इसमें, कुछ रेजिडुअल्स हैं यहाँ पे था रेजिडुअल। ओके, हमने रेजिडुअल्स को क्लिक किया था, बट रेजिडुअल एक्सप्लेन कर देती हूँ, चलो मैं। The residual shows you how far away the actual data point are from the predicted data. Using the equation, for example, the first data point equals 8500. Using the equation, the predict data point, this giving the residual of 8500 minus 85323.09। तो आपको नेगेटिव दे रहा है -23.001। ये रेसिडुअल दे रहा है। एग्जाम्पल लेके हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि हम अपने एक्चुअल डेटा से और जो प्रिडिक्टेड देता है, जैसे सपोज करो आप फोरकास्ट करते हो तो फोरकास्ट में आपने ये निकाला, ये हमारा फोरकास्ट था, हमने फोरकास्ट निकाला लेकिन हमें मिला ये एक्चुअल में, तो ये रेसिडुअल बच जाता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है क्योंकि फोरकास्ट जब आप करते हो
तो बेसिकली फ्यूचर के लिए आप यूज कर रहे हो इस पूरे प्रोसेस को, ये आप देख सकते हो। That's all about this regression in Excel. Now we are going to do this with the help of Excel. तो ये एक शीट बनाई है मैंने, ये एक शीट बनाई है क्वांटिटी सोल्ड प्राइस एंड एडवर्टाइजिंग की। अब हम करके देखते हैं जो जो स्टेप्स हमने प्रैक्टिकली वहां पे देखे हैं, यहाँ पे भी हम अप्लाई करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि हमारे को स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, सबसे पहले हमको एनालिसिस, डेटा एनालिसिस टूल को चेक करना है क्या है कि नहीं। तो देखते हैं हम हमारे पास है कि नहीं। ये डेटा है टैब। जब आप डेटा टैब को क्लिक करोगे मैंने दिखाया आपको कि यहाँ पे मैं जब डेटा टैब सेलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पे मेरा डेटा एनालिसिस टूल दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, ये राइट हैंड साइड पे जो एक टैब बना हुआ है, देखते हैं क्यों नहीं दिखाई दे रहा। हमें चेक करना पड़ेगा कि नहीं है डेटा एनालिसिस टूल। यहाँ पे डेटा एनालिसिस टूल आना चाहिए जैसा कि हमारे को पीपीटी में दिखाई दिया था। नहीं है तो हम क्या करते हैं, फाइल में जाएंगे और मोर में जाएंगे, ऑप्शंस में जाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है एडिंस, एनालिसिस टूल पैक को सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। आई थिंक अब इसको दिखाना चाहिए था, इट्स नॉट शोइंग मी। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डेटा एनालिसिस टूल हमारे पास आ गया है। कहाँ से हमने यूज किया इसको, फाइल ऑप्शंस में जाके हमने इसको एक्टिवेट करा। पहले एक्टिवेटेड नहीं था, अभी ये एक्टिवेटेड दिखा रहा है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है। लेट्स सपोज कि मुझे यहाँ पे आउटपुट चाहिए, डेटा एनालिसिस सेलेक्ट करो। हम कर सकते हैं, रिग्रेशन दिख रहा है, इनोवा, ये रहा रिग्रेशन। क्लिक ऑन ओके। इनपुट वाई रेंज, वाई रेंज क्या हो गई हमारी, यहाँ से लेके यहाँ तक का। एक्स रेंज क्या हो गई, प्राइस एंड एडवर्टाइजिंग, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। लेबल्स को क्लिक करो और रेजिडुअल्स को क्लिक करो। ठीक है, इनको क्लिक करके और आउटपुट रेंज भी आपको देनी होगी। आउटपुट रेंज कहाँ पे चाहिए आपको वो भी आपको बताना होगा। लेट्स सपोज कि मैं आउटपुट रेंज के लिए इसी को क्लिक कर, ओके कर, ये सारा आ गया। ठीक है, ये सारा हमारे पास डेटा आ गया जो कि हम इंटरप्रेट कर चुके हैं ऑलरेडी। और इंटरप्रेट करने के लिए यहाँ पे आप देख लो, अभी फिलहाल देख सकते हैं हम क्या है हमारे पास। सेम आया, जो वहां पे डेटा था सेम है, 96.176% है। एडजस्टेड आर स्क्वायर भी होता है ये, बट ये डिटेल आपको रिसर्च या स्टैटिस्टिक्स वाली जो क्लासेस है उसमें आपको समझने मिलेगा। सिग्निफिकेंस ऑफ एफ भी देख लिया हमने। पी वैल्यू अब देख रहे हो, पी वैल्यूज भी आपकी कम है, 0.00। ये इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट की ऐसे कुछ खास रिक्वायरमेंट नहीं होती है। रेजिडुअल्स ये हैं आपके पास। ठीक है, ये सब वैल्यूज जो हैं वो हमें एक्सप्लेन करनी होती है इन अपने रिसर्च वाले पे। तो ये ऐसे रिग्रेशन आपका डन हो गया है। तो इट्स वेरी इजी आई थिंक, एंड आई होप you understand all. If any doubt you have, you can mention in comments. I will clarify that also.
Thanks for watching. If you like the content of this video, please do subscribe and share.